हेलो स्टूडेंट्स, फॉरेन ब्रांच में एक क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको नोट्स में से, और मैंने कहा था स्टडी मटेरियल में आप जो फॉरेन ब्रांच के क्वेश्चन हो वो कर लेना। नोट्स का एक और क्वेश्चन बचेगा, वो मैं करवाऊंगा। तो पहले मैं आपको स्टडी मटेरियल की क्वेरीज बता देता हूं। स्टडी मटेरियल में आपने किया होगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसा है, इलस्ट्रेशन नंबर 16, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, सिर्फ ब्रांच का रुपीज में दिया हुआ है, और क्या लिखा है, ऑन द 31st दिसंबर द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ चेन्नई ब्रांच ऑफ एन इंग्लिश फर्म हैविंग हेड ऑफिस इन न्यूयॉर्क। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, रिपोर्टिंग करेंसी इज ऑलवेज एचओ करेंसी। एचओ की जो करेंसी होगी जनरली वो रिपोर्टिंग करेंसी होगी, तो आपको ब्रांच ट्रायल बैलेंस एचओ करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो ये उल्टा क्वेश्चन, रुपीज में है यहाँ पे ब्रांच का ट्रायल बैलेंस, और आपका हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क में, तो आपको डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन मैंने ये भी कहा था, और मैंने आपको चार्ट लिखवाया भी है कि ट्रांसलेशन रूल्स क्या है, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट से, इनकम एक्सपेंडिचर एवरेज रेट से, वगैरह वगैरह। उसमें एक बात लिखवाई थी मैंने आपको, गुड्स सेंस, गुड्स रिटर्न या गुड्स कैश रेमिटेंस, या और भी कोई अदर स्पेसिफिक आइटम जो होते हैं, जो ब्रांच भी रिकॉर्ड करता है, एचओ भी रिकॉर्ड करता है। तो डेफिनेटली ब्रांच ने रिकॉर्ड किए होंगे रुपीज में इस क्वेश्चन में, और एचओ ने वही चीज रिकॉर्ड की होगी डॉलर में। तो आपको ऐसे फिगर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मानना जरूरी होता है। जैसे इस क्वेश्चन में फर्नीचर आपको ब्रांच में 91,000 दिया है, लिखा है 91,000 फर्नीचर। अब 91,000 जो फर्नीचर दिया, अगर हमें क्वेश्चन में कुछ और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं हो तो अपना नॉर्मल रूल लगाएंगे कि इंटीग्रल ऑपरेशन है तो कन्वर्ट करेंगे किस रेट से, रेट एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फर्नीचर, जब खरीदा तब की रेट, और अगर नॉन इंटीग्रल है तो क्लोजिंग रेट से। लेकिन यहां पर नीचे लिखा हुआ था, आप ध्यान से देखें, कि ब्रांच अकाउंट इन न्यूयॉर्क बुक्स शो डेबिट बैलेंस $13,400 एंड फर्नीचर अपीयर्ड इन एचओ बुक्स एट $1750। तो ये वाला फर्नीचर जो ब्रांच का है वो उनके बुक्स में भी रिकॉर्डेड है। अक्सर ऐसा होता है कि असेट्स, फिक्स्ड एसेट्स पे कंट्रोल करने के लिए एचओ भी रिकॉर्डिंग कर देता है। तो वहां $1750 में, यहां 91,000 रुपीज में, तो ये कन्वर्टेड फिगर मिल गया ना आपको डायरेक्ट। इसलिए अब आप 91,000 पे कोई रेट अप्लाई नहीं करेंगे, सीधे $1750 लिख देंगे। ऐसे ही नीचे न्यूयॉर्क अकाउंट लिखा हुआ है 5,99,150 रुपीज में, ठीक है। तो 5,99,150 रुपीज ये हमारी बुक्स यानी ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट है, और एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट नीचे कितना शो कर रहा है, $13,400। तो ये डायरेक्टली हम कन्वर्ट हो गया ना आपका। 599 की जगह आप क्या लिख दोगे, 13,400, और कोई रिकंसिलेशन एंट्री पेंडिंग भी नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे किया करो। फिर आगे चलते हैं 17th नंबर क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन सेम एज इट इज था जो मैंने करवाया था आपको। 18th पर आते हैं। 18th में आप देखोगे कंप्यूटर्स लिखे हुए ट्रायल बैलेंस में 240 लिखा है, और न्यूयॉर्क ऑफिस अकाउंट लिखा है क्रेडिट साइड में 1620। इसके बारे में नीचे क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर वर रिक्वायर्ड फ्रॉम अ रेमिटेंस ऑफ $6,000 रिसीव्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क हेड ऑफिस एंड पेड टू द सप्लायर। यानी आपको न्यूयॉर्क हेड ऑफिस से $6,000 आए और वो आपने पेड टू द सप्लायर, क्लियर लिखा हुआ है, मींस पूरे 6,000 आपने दे दिए। सप्लायर मींस सप्लायर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की कन्वर्टेड वैल्यू मिल गई ना आपको। ऊपर लिखे हैं 2,40,000, 240,000 में हो तो 2,40,000 रुपए, और यहां नीचे लिखे हुए हैं $6,000। तो अब यहां पर आपको कंप्यूटर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर की जगह आप $6,000 लिख दोगे। आगे लिखा है डेप्रिशिएट कंप्यूटर एट 60%, ये तो एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। अनसोल्ड स्टॉक ऑफ मुंबई ब्रांच वॉज वर्थ 420। अनसोल्ड स्टॉक मुंबई ब्रांच का, ये स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक दो बार आता है, एक बार ट्रेडिंग पीरियड में और एक बार बैलेंस शीट में। और अगर गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस सर्टेन परसेंटेज, तो फिर इसके ऊपर हम क्या निकालते हैं, स्टॉक रिजर्व, ठीक है ना। ये जितने भी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के आपने क्वेश्चन किए और फॉरेन ब्रांच के, जिनमें
सीधे से पहचान सकते हो, जिसमें ट्रायल बैलेंस दिया है जिस क्वेश्चन में, समझ जाना उन क्वेश्चन में आपको इनवाइस प्राइस का सिर्फ इतना सा करना है कि स्टॉक पे रिजर्व निकालना है बस। बीच में कहीं भी आपको कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करना, कहीं भी इनवाइस को कॉस्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन आया है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इंडिपेंडेंट ब्रांच में जो वैल्यू जैसी दी है एग्जैक्टली वैसे लिखते हैं, यानी लगभग सब कुछ इनवाइस प्राइस पे होता है। मैं बार बार बोल चुका हूं, पिछले वीडियो में भी कहा था, एचओ ने मुझे गुड्स दिया है 100 का 125 में, तो मुझे तो पता ही नहीं है ना कि 100 का है, मुझे तो 125 का पता, तो ब्रांच अपने बुक्स में कितनी एंट्री लिखेगी, 125 कॉस्ट है उसके लिए, इंडिपेंडेंट ब्रांच है ना, एचओ अलग है आप अलग हो, तो आप पूरी अकाउंटिंग इनवाइस पे करोगे। इसलिए सारे अकाउंटिंग इनवाइस पे ही होती है, और जो गुड्स बिक जाता है वो रियलाइज प्रॉफिट है, इसलिए उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अनसोल्ड रह जाता है उस पर हमें स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ता है। तो इन सारे क्वेश्चन में जिसमें ट्रायल बैलेंस दिया हो, फॉरेन ब्रांच हो या इंडिपेंडेंट ब्रांच, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, इनवाइस प्राइस कहीं भी चेंज नहीं करना, सिर्फ स्टॉक रिजर्व में कंसिडर करना है। और जो स्टार्टिंग में डिपेंडेंट ब्रांच के क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें मैंने आपको ट्रेडिंग P&L मेथड यानी फाइनल अकाउंट मेथड बताई, वो डिपेंडेंट ब्रांच थी, वहां पर ब्रांच का ट्रेडिंग P&L ब्रांच नहीं बना रही है, एचओ बना रही है। तो एचओ अपनी बुक्स में ब्रांच का ट्रेडिंग P&L कॉस्ट पे भी बना सकते हैं और इनवाइस पे भी बना सकते हैं, दोनों अल्टरनेट है। कॉस्ट पे बनाओगे तो लोडिंग कुछ रिवर्स करना नहीं पड़ेगी, इनवाइस पे बनाओगे तो आप देखना उन क्वेश्चन में स्टडी मटेरियल में लोडिंग रिवर्स की होगी, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, आप कंसेप्ट भी रखो, डिपेंडेंट ब्रांच में हम हमेशा कॉस्ट पे ही बनाएंगे, हम झगड़ा रखेंगे नहीं, और इंडिपेंडेंट ब्रांच में हम जैसा है वैसा देंगे, बस स्टॉक रिजर्व निकाल देंगे लास्ट में। ऐसे दो व्यू आपके माइंड में बना के रखें, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन में आपको बी सी पॉइंट में दिया है और वही सारे पॉइंट दिए हुए सेम लास्ट टाइम, इसमें वही लिखा हुआ है कि हेड ऑफिस की बुक्स में डेबिट बैलेंस है $39,609.18 ऑन 31st मार्च एंड देयर वाज नो पेंडिंग रिकंसिलिएशन। जब पेंडिंग रिकंसिलिएशन नहीं हो तो दोनों बैलेंस सेम है, यानी यहां जो डॉलर दिख रहा है 39,609 और ऊपर रुपीज में 1620 रुपीज में दिया है न्यूयॉर्क अकाउंट, तो ये इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा ना, वो रुपीज में, ये डॉलर में, कोई रिकंसिलेशन है नहीं। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखो, ऐसा किसी भी पॉइंट पे दे सकते हैं वो, कि जिस पॉइंट पे वो आपको डायरेक्ट कन्वर्टेड फिगर दे, तो बस आपको फिर डेट वेट से कोई मतलब नहीं कि वो ओपनिंग क्या आइटम है, क्लोजिंग क्या आइटम है, क्या आइटम, कन्वर्टेड फिगर है, बस लिख दो आप सीधे। तो स्टडी मटेरियल में मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन जो थे बहुत इजी क्वेश्चन है और यही आते हैं, इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं आते। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा फॉरेन ब्रांच का टफ क्वेश्चन करवाया था, जब आप बड़े लेवल के क्वेश्चन कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी लगेंगे। तो उसके लिए आप आए अपने नोट्स में क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन पर आए, बीजी लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन देखिए। बीजी लिमिटेड with doing manufacturing business export some of its product to overseas branch in Eastland, overseas branch बाहर है। The currency unit of Eastland is धाबस, ठीक है। The branch carry out final assembly operation before selling the goods। ट्रायल बैलेंस दोनों का दिया हुआ है, डेबिट क्रेडिट बिल्कुल इजीली टोटल लगा हुआ है। ऐसे ट्रायल बैलेंस तो और अच्छे रहते हैं जहां आपको डेबिट क्रेडिट दिया हो, ब्रांच का अलग है, एचओ का अलग। अब नीचे क्या लिखा है, तो नीचे सारे इसमें दिए, पहला लिखा है कॉस्ट ऑफ सेल्स फिगर इंक्लूड्स अ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट ऑफ मशीनरी। कॉस्ट ऑफ सेल्स फिगर इंक्लूड्स, यानी ऊपर कहीं ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा होगा, उसमें मशीनरी का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो टू बी प्रोवाइडेड नहीं है इस बार क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड नहीं है। अक्सर टू बी प्रोवाइडेड आता है तो हम इसको डबल फेंक देते। ये तो इंफॉर्मेशन हुई है, एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो इंफॉर्मेशन हुई है कि ऊपर जो फिगर है कॉस्ट ऑफ सेल्स उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, इट मींस इट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। अब क्या करना वो हम सोचेंगे। अ प्रोविजन 300 फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन ब्रांच स्टॉक इज टू बी मेड, ये बनाना है, बना देंगे। ऑन 26 मार्च द ब्रांच रेमिट 16,000 धाबस। अब देखना रेमिटेंस है, ब्रांच रेमिट 16,000 धाबस। These were received by HO on 4th April and realized 1990 rupees। उन्होंने धाबस भेजे 16,000 और हमको HO को मिले 1920 रुपए। तो अब यहां पर भी कन्वर्टेड फिगर मिल गया ना आपको, ठीक है। लेकिन एक बात है कि ये कैश इन ट्रांजिट की एंट्री होगी इसमें, इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपके वो जो दोनों अकाउंट होते हैं क्रॉस, HO का ब्रांच में और ब्रांच का HO में अकाउंट ऊपर दिख रहा होगा, देखो आप, तो
तो वो अकाउंट सही नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उसमें जब तक रिकंसिलिएशन एंट्री नहीं करूंगा तब तक उनका अकाउंट मैच नहीं होंगे। फिर आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द February द ब्रांच कस्टमर इन एरर पेड द HO फॉर गुड्स सप्लाइड, द अमाउंट ड्यू वाज 320 धाबस विच रियलाइज 36। यहां पे भी क्लियर हो गए, 320 धाबस और उसका रियलाइजेशन कितने में, 36 रुपए में। तो ये भी कन्वर्टेड फिगर मिल गया आपको। इट हैज बीन करेक्टली डील बाय HO बट नॉट एंटर्ड इन ब्रांच बुक्स। और फिर प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग एक्सचेंज गेन, अंडरलाइन कर लेना, एक्सक्लूडिंग एक्सचेंज गेन अब ब्रांच आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विच इज ड्यू टू ब्रांच मैनेजर। मैंने कल क्वेश्चन करवाया था, उसमें एमडी का कमीशन था, इसलिए मैंने ओवरऑल प्रॉफिट पे निकाला था। इस बार ब्रांच कमीशन है, सिर्फ ब्रांच के प्रॉफिट पे निकालूंगा, HO के प्रॉफिट पर नहीं। और ब्रांच के प्रॉफिट में से उन्होंने लिखा एक्सक्लूडिंग एक्सचेंज गेन, तो जो एक्सचेंज गेन आएगा ट्रायल बैलेंस में उसको एक्सक्लूड करके कमीशन देना है। और फिर 3 रेट दे रखी है आपको, और चौथी रेट दे रखी है परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी की, और वही सब ट्रेडिंग पीएनएल वगैरह बनाना है। ठीक है, हो जाए स्टार्ट। तो 19th क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं, ट्रायल बैलेंस चेंज करने से पहले जो हमें पता लग गया कि इसमें रेक्टिफिकेशन एंट्री है, एक डेटर वाली और एक कैश रेमिटेंस की, तो क्यों ना हम पहले ये चेंज, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो दोनों के रेस्पेक्टिव बैलेंसेस होते हैं तभी एलिमिनेट होते हैं अगर दोनों का बैलेंस सेम हो। तो HO में कन्वर्टेड फिगर रुपीज में मिल जाएगा, वो उठा के हम ब्रांच में लिख देते हैं, वो तब जब कोई रिकंसिलिएशन एंट्री ना हो। अभी मैंने बताया आपको स्टडी मटेरियल के तीनों क्वेश्चन कोई रिकंसिलिएशन एंट्री नहीं थी, इसलिए जितना HO के बुक्स में लिखा था वो उठा के डॉलर में हमने ब्रांच में लिख दिया। यहां पर क्या करें तो देखते हैं, यहां पर आप देखें ट्रायल बैलेंस में तो हेड ऑफिस ऑब्लिक ब्रांच अकाउंट दिख रहा है 4th 5th नंबर पे। HO के बुक्स में 60,100 रुपए। तो जैसा कि हमने पहले इंडिपेंडेंट ब्रांच में किया था, ठीक वैसा ही यहां करते हैं। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस के बुक्स में, और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच के बुक्स में। हेड ऑफिस की बुक्स जो है वो रुपीज में रहेगी पूरी, और ब्रांच की बुक्स जो है वो अभी तो धाबस में है ना, अभी धाबस में। HO अपनी बुक्स में किसका अकाउंट बनाता है, ब्रांच अकाउंट बनाता है, और ब्रांच अपनी बुक्स में किसका अकाउंट बनाता है, HO अकाउंट बनाता है। ठीक है, अब आप इनका ओपनिंग बैलेंस लिखें ट्रायल बैलेंस से। तो HO अपने बुक्स में ब्रांच का बैलेंस 60,100, कितना बैलेंस बता रहा है, बैलेंस BD 60,100 रुपीज में, और यहां धाबस में। ठीक है, यहां कितना बता रहे हैं, 5,04,260 रुपए बैलेंस, 5,04,260 धाबस में, सॉरी, इतना बैलेंस बता रहे हैं। और इस क्वेश्चन में खास बात और है, इस क्वेश्चन में नीचे ट्रायल बैलेंस के आखिरी लाइन देखो आप, ट्रायल बैलेंस की रेमिटेंस का अलग से अकाउंट खोल रखा है। मैं रेमिटेंस अकाउंट भी इसी में ट्रांसफर कर देता हूं। रेमिटेंस आप देखो क्रेडिट बैलेंस है 28,000 रुपए। तो HO की बुक्स में ब्रांच के 2 अलग अलग अकाउंट है, तो दोनों को मर्ज कर दिया मैंने। एक अकाउंट ये था 60,100 लेना दिखा रहे थे, और दूसरे तरफ दिखा रहे थे कि 28,000 आ चुके हैं, तो मैंने दोनों को नेट कर दिया। ठीक है ना, ऐसे ही ब्रांच की बुक्स में भी, ब्रांच की बुक्स में ये लायबिलिटी दिखा रहा था, लेकिन कितना रेमिट कर चुका है, 2,72,000 रेमिटेंस, 2,72,000 धाबस, ये रेमिटेंस। तो अब आपके नेट आ गया। ये तो ट्रायल बैलेंस कैरी है, तो वो है जो एंट्री कर चुके हैं दोनों अपने अपने बुक्स में। ठीक, अब हम एडजस्टमेंट पर आते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 इनसे रिलेटेड नहीं, नंबर 2 वो भी इनसे रिलेटेड नहीं, नंबर 3 ब्रांच रेमिट 16,000 धाबस, ब्रांच रेमिट 16,000 धाबस, ब्रांच ने धाबस भेजे कितने, 16,000, इतने धाबस इन्होंने भेजे, तो क्या एंट्री की होगी, HO अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इन्होंने
इन्होंने क्या एंट्री की होगी, सॉरी, तो ब्रांच ने जब 16,000 धावस से रेमिट किए होंगे तब इन्होंने एंट्री कर दी होगी, तो वो रेमिटेंस तो इसमें आ गया होगा ना। इन्होंने तो कब रेमिट किया, 26 मार्च को। हम एंट्री किसके बुक्स में करते हैं, हम तो रिसिपिएंट की बुक्स में करते हैं, जिसको नहीं मिला उसकी बुक्स में कैश इन ट्रांजिट। तो इसने तो एंट्री कर दी होगी, उनको कब मिला, 4 अप्रैल को, और 1990 रुपए रियलाइज हुए। तो इन्होंने जो 16,000 धावस भेजे वो तो इस रेमिटेंस में एंट्री हो चुकी होगी। इनको मिले 4 अप्रैल को, इसका मतलब ये, और ये ट्रायल बैलेंस बन गया कब, 31 मार्च को, इसका मतलब इस रेमिटेंस में वो इंक्लूड नहीं है। तो ये एंट्री करेंगे ना अपने बुक्स में, क्या एंट्री होती है, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, इंडिपेंडेंट ब्रांच में पढ़ चुके हो अपन ऐसा। तो दो ही तो सबसे मेन एंट्री बताई थी, एक कैश इन ट्रांजिट और एक गुड्स इन ट्रांजिट। अब यहां पर ये एंट्री करेंगे तो रुपीज में, तो इनको 16,000 धावस से क्या मतलब, इनको तो 16,000 धावस के बदले में कन्वर्ट होके कितने मिले, 1990, 1990। तो ये तो 1990 से एंट्री करेंगे ना, बाय कैश इन ट्रांजिट अकाउंट, ये इसकी पोस्टिंग हो गई। ठीक, ऐसे ही गुड्स इन ट्रांजिट होता, सपोज एचओ सेंड गुड्स टू ब्रांच बट नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच, तो ब्रांच की बुक्स में क्या रहता है, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड टू एचओ, यहां पर आ जाता है। तो जब रेस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन और कन्वर्टेड फिगर मिल जाए तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ये नहीं मिलता फिगर तो मैं 16,000 रुपए को क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट कर देता, या 26 मार्च को भेजे तो 26 मार्च की अगर रेट दी होती तो 26 मार्च वाले रेट से कन्वर्ट कर देता। लेकिन मेरे पास फिगर है 1990, तो 1990 लिख दिया। ठीक, फोर्थ पॉइंट देखें, फोर्थ पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग फेब्रुवरी अ ब्रांच कस्टमर इन एरर पेड द एचओ द गुड्स सप्लाइड। ब्रांच के कस्टमर ने इन एरर, गलती से पेमेंट किसको कर दिया, एचओ को कर दिया, फरवरी में हो गया। द अमाउंट ड्यू वॉज 320 धावस, डेटर से कितना था, 320 धावस, विच रियलाइज 36 धावस, कितने मिला उससे, 36 धावस। इट हैज बीन करेक्टली डील बाय एचओ, एचओ ने बराबर एंट्री कर दी, करेक्टली डील, यानी जहां पर भी प्लस माइनस होना था हो चुका, हमें कुछ नहीं करना। बट नॉट येट एंटर्ड इन ब्रांच बुक्स, तो ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन, ब्रांच की बुक्स में एंट्री करते हैं, ब्रांच के डेटर्स कम हो जाएंगे, और ब्रांच को बदले में पैसा तो आया ही नहीं। तो मैंने आपको इंडिपेंडेंट ब्रांच में कितनी बार समझाया था कि आपका पैसा कोई और रिसीव कर ले आपके बिहाफ पे, तो आप उसको डेटर बना लो, आपको एचओ से लेना है। ठीक है, अब बात यह कि यहां पर एंट्री धावस में होती है, इसलिए मुझे 320 लिखना पड़ेंगे। अब यहां वो कन्वर्टेड फिगर 36 रुपए किसी काम का नहीं, तो ये जानबूझ के दिया हुआ आता है। वहां 16,000 का फिगर काम का नहीं था, वहां 1990 काम का था, यहां पर 36 रुपए काम का नहीं है था, क्योंकि ये अकाउंटिंग धावस में कर रहा है, ये अकाउंटिंग रुपीज में कर रहा है। ठीक, चलिए आगे। तो ये दो बात अपन ने क्लियर की, ये दो रिकंसिलिएशन एंट्री थे, आप पढ़ के अच्छे से देख लेना, ऐसा अपन ने इंडिपेंडेंट ब्रांच में कई बार किया और कई एंट्री की है, तो फिर भी दो। अब हम नेट बैलेंस देखते हैं, ये एचओ केस में डेबिट करना है ना मुझे, 320 था बस, 320 मीटर्स। तो इनके एक एक इफेक्ट मैंने दे दिया, इसलिए टिक लगा दिया मैंने। ठीक है, दूसरे इफेक्ट मुझे अभी देना बाकी है। अब मैं नेट बैलेंस निकाल कर देखता हूं, क्या नेट बैलेंस आएगा इन सबका, इसका इस तरफ बैलेंस आएगा, इसका इस तरफ बैलेंस आएगा। ठीक है, चलिए बैलेंस निकाल लेते हैं। ये हो गया इसका बैलेंस 30,110 रुपए, और इसका नेट बैलेंस आ गया 2,31,940 धाबस। अब कोई रिकंसिलिएशन पेंडिंग नहीं है। When no reconciliation entry pending between branch and HO, then the balance represented in HO books and balance in branch books, one is debit balance and another is credit balance. ठीक है, तो अब ये ऑटोमेटिक यानी 2,31,940 रुपए जो पेबल है बाय ब्रांच टू HO इज इक्विवेलेंट टू 30,110 रुपीज टू बी रिसीव फ्रॉम ब्रांच। तो इनका डेबिट बैलेंस, इनका क्रेडिट बैलेंस इक्वल अमाउंट हो गया ना, तो ऑटोमेटिक ये धावस कन्वर्टेड हो गया किसमें,
रुपीज में। हर क्वेश्चन में ऐसे ही किया हमने, हर क्वेश्चन किया। 3 क्वेश्चन आप 2 क्वेश्चन आप देखो स्टडी मटेरियल में, और तीसरा देखो आप अपने नोट्स में। एक मैंने करवाया नोट्स में, 2 आपने स्टडी मटेरियल में से किए होंगे। सब क्वेश्चन में आप देखो तो सेम फिगर उठाया था, क्योंकि रिकंसिलिएशन एंट्री नहीं थी। और मैंने इसीलिए क्वेश्चन नोट्स में रखा ताकि आप रिकंसिलिएशन वाले क्वेश्चन भी समझ पाओ कि कैसे करना है। और एंट्री होती 4, 5, 10, 15 जितनी, सब एंट्री का रिकंसाइल करने के बाद फिगर आता है, तब मानता है। यानी एक तरीके से ये समझ लो आप कि आप अपना ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई कर लिया आपने। आपके ट्रायल बैलेंस में एचओ और ब्रांच का फिगर 60,100 और 28,000 दिख रहा है। वो दोनों अकाउंट डिलीट हो गए, उन दोनों की जगह कितना डेबिट बैलेंस दिख रहा है आपको? 30,110। और ब्रांच की बुक्स में 5,04,260 और 272, ये दोनों हट गए। इनकी जगह क्या दिख रहा है मुझे? उनकी जगह 231 ये दिख रहा है। ये समझ लो नया ट्रायल बैलेंस बन गया। अब इसको कन्वर्ट करूंगा मैं फॉरेन करेंसी से रिपोर्टिंग करेंसी में, ठीक है? तो आगे हम कन्वर्जन करते हैं, ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू एचओ करेंसी। तो यहां से हम कन्वर्ट करते हैं ब्रांच ट्रायल बैलेंस, ठीक है? ब्रांच ट्रायल बैलेंस पूरा बना हुआ धावस में, लेकिन हमें करना है रुपीज में कन्वर्ट। और एक्सचेंज रेट आपको दिखी गई होगी, ओपनिंग में 10 से 10 धावस इक्वल टू 1 रुपी। इस बात का ध्यान रखना, 10 धावस मिलके 1 रुपये, यानी इस बार रुपए की वैल्यू ज्यादा है। डॉलर वाले केस में उल्टा होता है, ठीक है? चलिए करते हैं। फ्री होल्ड बिल्डिंग एट कॉस्ट 63,000। फ्री होल्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? फ्री होल्ड बिल्डिंग, फ्री होल्ड बिल्डिंग किस रेट से होगी? तो बिल्डिंग मशीनरी की अलग से कॉस्ट दी होती है, कॉस्ट बिल्डिंग एंड मशीनरी की 7 धावस अलग से दी हुई है कॉस्ट। यहां आप रेट लिख सकते हो, रेट है आपकी 7 धावस, 7 धावस। तो 63,000 को अगर 7 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया आपका 9,000 रुपीज। अब आप समझ रहे डिवाइड क्यों करेंगे? अब तक तो इंटू करते हैं डॉलर में। मैंने कल भी कहा था वीडियो में आपसे कि एक बार सोच लेना, कभी कभी इंटू होता है, कभी डिवाइड होता है। क्यों होता है? सिंपल सी बात है कि आपका 10 धावस 1 रुपए के बराबर है, तो आपके 63,000 धावस 1 डिवाइड बाय 10 इंटू 63 होंगे ना। एक बार आप किसी पर भी ये करके देख लेना, आपको पता होगा धावस, ये जो पता होता है वो पहले लिखते हैं, और जो कन्वर्ट करना है वो बाद में लिखते हैं। ये कंसेप्ट आपको पता होगा, मैथ्स में सीखा होगा आपने, तो ये गलती नहीं होना। डिवाइड करेंगे, रुपए की वैल्यू ज्यादा है, धावस की वैल्यू कम है, 10 धावस मिलके 1 रुपए बनाते हैं, तो आपको सोचो ना, रुपए में फिगर कम आएगा, छोटा फिगर आएगा, इसे समझ जाना। छोटा फिगर लाना हो तो डिवाइड करो, बड़ा फिगर लाना हो तो इंटू कर दो। तो 63,000 डिवाइडेड बाय 7 से डिवाइड कर दिया। चलिए दूसरा देखते हैं, सेकंड नंबर, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बारे में डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, एक और पॉइंट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स, अब डेटर्स में आपने एक बात देखी थी कि एडजस्टमेंट था। डेटर्स वैसे दिखे हैं 36,000 धावस, 36,000 धावस। तो मैंने आपसे कहा था कि 36, एक एंट्री की थी अभी अपन ने, एचओ टू डेटर्स अकाउंट 320 धावस, याद करो। तो इसमें इसका इफेक्ट तो एचओ के अकाउंट में चला गया, ये डेटर्स का इफेक्ट देना बाकी था ना। 320 से डेटर्स कम होने थे, ब्रांच डेटर्स, तो ब्रांच के डेटर 36,000 है, 36,000 में से मैं 320 कम कर देता हूं। छत्तीस हजार में से 320 धावस कम कर देते हैं, ठीक है? 36,000 माइनस 320, तो अब बचे 35,680, 35,680 धावस। तो इसको कन्वर्ट करना है, किस रेट से कन्वर्ट करेंगे? क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करेंगे। क्लोजिंग रेट आपके पीछे 31 मार्च, वो गलती से 31 अप्रैल लिखा होगा शायद, 8 धावस, 31 मार्च है वो, 8 से हम डिवाइड कर देते हैं, 8 से डिवाइड कर देंगे तो यह आया 4460, 4460, ठीक है ना? अब यहां 36 रुपए को याद मत करना, धावस में था ये, और धावस में से माइनस किया, मैंने एंट्री भी धावस में की थी, तो सीधे रेक्टिफाई हो गया ना फिगर। तो अगर आपने कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री की है तो उसका ट्रायल में इफेक्ट दो। एक इफेक्ट हमने डेटर्स में दिया, एक इफेक्ट हमने कहा दिया था एचओ अकाउंट में।
आगे चलते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 1560 के हैं। क्रेडिटर्स में हमने कोई गड़बड़ नहीं की, तो 8 से डिवाइड कर देते हैं सीधे सीधे। 1560 डिवाइड बाय 8 195। आगे चलते हैं। सेल्स का फिगर, सेल्स किस रेट से होगी? सेल्स एवरेज रेट से होगी। तो सेल्स की एवरेज रेट हम देख लेते हैं। एवरेज रेट कितनी है? 9। 4,32,000 को 9 से डिवाइड कर देते हैं। 48,000, 48,000। फिर आगे चलते हैं। सिर्फ ब्रांच की फिगर उठाते जाओ। अब एचओ एंड ब्रांच अकाउंट 5,04,260, तो इनका तो रेक्टिफाइड फिगर हमने देख लिया कि एक ब्रांच की बुक्स में एचओ अकाउंट जो है, एचओ अकाउंट प्लस रेमिटेंस अकाउंट, वो जो नीचे ट्रायल से लास्ट में रेमिटेंस अकाउंट है 2,72,000, इन दोनों में हमने एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद नेट फिगर निकाला। और वो नेट फिगर कौन सा लेना है? इधर धावस में है वो, और वही फिगर एचओ से उठाते हैं। एचओ में वो फिगर कितना था? एचओ में वो फिगर था 30,110 रुपीज में था। तो ब्रांच, एचओ की बुक्स में ब्रांच का जो अकाउंट बैलेंस होता है वही बैलेंस उठा के हम यहां लिख देते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो ये हम कहां से उठाया हमने? एज पर एचओ बुक्स, एचओ की बुक्स से उठाया हमने। कोई रेट वेट नहीं लगाते इसके लिए। आगे चलते हैं। ब्रांच कॉस्ट ऑफ सेल्स, ब्रांच कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इस फिगर को ढंग से समझ लेना। ब्रांच कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपको ये भी याद रखना, क्वेश्चन पढ़ते समय मैंने हमेशा कहा कि इस 15 मिनट 20 मिनट जब तक क्वेश्चन चलेगा सारे चीजें आपके माइंड में रोटेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप बहती गंगा में आगे चलते चले गए, भूल ही गए कि पहला पॉइंट यही था कि कॉस्ट ऑफ सेल्स फिगर इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन 10% ऑन कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी की कॉस्ट इस क्वेश्चन में ब्रांच में कितनी है? नीचे जाके देखें, 1,26,000 धाबस। 1,26,000 का 10% सीधे सीधे लिखा ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट में एसएलएम मेथड, तो 10% मींस 12,600 इंक्लूड है इस फिगर में। 3,60,000 3,60,000 वाले फिगर में इंक्लूड है। तो इंक्लूड है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इस फिगर में इंक्लूड है तो इस फिगर में डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अलग करना पड़ेगा और बाकी की कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं कि इस 3,60,000 रुपए में एक तो इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेप्रिसिएशन का फिगर है 12,600। ठीक है, टोटल थे 3,60,000 था बस, इसमें इंक्लूड था ये, तो बाकी बचा हुआ कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो ये है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। आप बोलोगे सर अलग अलग करने से क्या मतलब? तो ये भी कॉस्ट है, भी कॉस्ट है, सही बात है, कोई फर्क नहीं, लेकिन रेट हम अप्लाई करेंगे वो अलग अलग होगी ना, इसलिए। तो 3,60,000 में से 12,600 हटा देते हैं, 3,47,400। अब बात ये कि ये है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और मशीन पर हमें स्पेशल रेट दी हुई होती है। मशीन पर हमारे पास रेट है 7 रुपए, तो हमें इसको 7 से कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब परचेज, सेल, ओपनिंग, क्लोजिंग प्लस माइनस, यानी ट्रेडिंग पेनल के आइटम। तो इसके लिए हमें एवरेज रेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एवरेज रेट है आपकी 9, इसलिए अलग अलग करना जरूरी था, वरना इंक्लूड है कोई गलत नहीं, डेप्रिसिएशन कॉस्ट होता है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के फिगर को। तो ये हो जाएगा N2 करने के बाद अपना, सॉरी डिवाइड करने के बाद 7 से डिवाइड कर देता हूं मैं, ये आ गया 1800 और 3,47,400 को हम डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया 38,600। ठीक है, 3,47,400 डिवाइड बाय 9। तो इस पे स्टार बनाने में बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेप्रिसिएशन इंक्लूड था, इसलिए हमने अलग कर दिया। अलग क्यों किया? क्योंकि इसका 7 से रेट होना था और इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स का 9 से होना था, क्योंकि ये एवरेज वाला आइटम। ठीक है, इसलिए अलग करना पड़ा। और डेप्रिसिएशन डेबिट होना
और डेप्रेशन प्रोविजन क्रेडिट होना है का मतलब समझते हो आप अलग से, यानी जब भी आपका क्वेश्चन में अगर डेप्रेशन प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट साइड में, इट मींस डेप्रेशन फंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इट मींस असेट्स अकाउंट मेंटेन एट कॉस्ट, इसलिए असेट आपको अक्सर क्या मिलेगी, कॉस्ट पर मिलेगी। और डेप्रेशन डेबिट मतलब एक्सपेंडिचर नॉमिनल नेचर, डेप्रेशन अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रेशन प्रोविजन अकाउंट, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने अलग कर दिया, हम ये वाला डेप्रेशन पीएनएल अकाउंट में लिख देंगे और डेप्रेशन प्रोविजन असेट्स में से माइनस होता है। तो ट्रायल बैलेंस में 3,60,000 रुपए के कॉस्ट ऑफ सेल्स पर थे हम, उसके आगे के पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिए डायरेक्ट, क्योंकि ये सब इजी पॉइंट है, मैं आपको समझा जाता हूं, उसमें अपना टाइम बचेगा इसलिए। तो डेप्रेशन प्रोविजन 7 की रेट से होगा। ठीक, उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये ट्रेडिंग पीएनएल के आइटम इसलिए 9 एवरेज से होगा। स्टॉक पे आप ध्यान दें, जिन क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स फिगर दिया होता है या फिर आपने देखा होगा परचेस एडजस्टेड वर्ड दिया होता है ट्रायल बैलेंस में, इट मींस स्टॉक ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ एडजस्टेड अगेंस्ट परचेज। तो ऐसे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं होता ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि वो तो परचेज में ऐड हो गया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू परचेज एडजस्टेड, पढ़ा होगा आपने सभी। तो उस जगह पे जो नेट परचेज आती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स फिगर, इसमें तो और चीज आ जाती है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये सब आ गया इसमें, इसका मतलब एडजस्ट हो चुकी है। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखता, उल्टा क्लोजिंग दिखता है। ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना, ये बहुत पुरानी बात है, ये 11th क्लास में पढ़ ली हो गया। तो यहाँ 31 मार्च का है वो क्लोजिंग स्टॉक है, इसलिए क्लोजिंग रेट से आप इस पर अंडरलाइन कर लेना, इस विस्तार बनाना। 8 की रेट क्यों ली, क्योंकि क्लोजिंग है। फिर आगे चलते हैं मशीनरी एट कॉस्ट, मशीनरी एट कॉस्ट 7 रुपए से। फिर बैंक बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होता है, असेट्स के आइटम है इसलिए। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये एवरेज, ठीक है, 9 रुपीज से। और लास्ट रेमिटेंस, तो रेमिटेंस अकाउंट और एचओ अकाउंट तो नेट होके हमने पूरा एडजस्टमेंट करके नेट फिगर ले आए थे, तो डबल से लिखने की जरूरत नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस की एक एक आइटम आपको ध्यान से लिखना चाहिए। ठीक है, मैंने एक ही एंट्री का एडजस्टमेंट किया था, वो ये था ब्रांच की बुक्स में। वो जो कैश इन ट्रांजिट है वो एचओ की बुक्स में एंट्री थी, उसको यहां पे इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। अभी मैं सिर्फ ब्रांच का ट्रायल बैलेंस, तो इसमें गलती एक जगह थी डेटर्स में, वो मैंने सुधार दी। एचओ के अकाउंट में थी, वो मैंने सुधार दी, बस ये दो। इसके अलावा पूरी फिगर एज इट इज 1 by 1 लिखते जाएंगे। यहां पर आपका एक्सचेंज गेन आया है कितना, 1995। अब आगे क्या बनेगा, आगे बनेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मुझे हर वीडियो में बार बार हर क्वेश्चन में बताना पड़े। मैं बहुत बार बनवा चुका हूं और आप लोग भी ट्रेडिंग पीएनएल अच्छे से जानते हैं। मैं पिछले वीडियो में बनाया था मैंने, तो आप सेम उसी स्टाइल में एक कॉलम एचओ का एक ब्रांच का बनाए। और ये भी कंपनी है लिमिटेड, इसलिए कोशिश करें कंपनी के फॉर्मेट में ही कर दें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम वगैरह। ठीक है, तो एचओ के फिगर आप यहां से उठाएंगे। एचओ के ट्रायल बैलेंस में हमने सिर्फ एक एंट्री पास की और वो है कैश इन ट्रांजिट, बस। तो आप इस एचओ के ट्रायल बैलेंस में एक ही नई चीज जोड़ दोगे, कैश इन ट्रांजिट। उसके अलावा हमने एचओ के ट्रायल बैलेंस में कुछ भी गड़बड़ नहीं की। तो एचओ का बैलेंस यहां से उठाएंगे, ब्रांच के बैलेंस यहां से उठाएंगे और 1 by 1 ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस में लिखते चले जाएंगे। फिर एडजस्टमेंट पर आएंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1, तो फर्स्ट नंबर जो है पॉइंट, वो एडजस्टमेंट नहीं था, वो इंफॉर्मेशन थी दैट कॉस्ट ऑफ सेल्स फिगर इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड नहीं था, इसलिए मुझे इसका कोई इफेक्ट नहीं देना। इंक्लूड था तो मैंने सेपरेट कर दिया। दूसरा, प्रोविजन 300 फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन ब्रांच स्टॉक इज टू बी मेड, यस, इसकी एंट्री कर लेंगे आप। ये एडजस्टमेंट है, कहां करोगे इसकी एंट्री, या तो एचओ की बुक्स में करना या फिर जनरल पीएनएल बना लेना। मैंने आपको जनरल पीएनएल बनवाया था उस क्वेश्चन में। जनरल पीएनएल अकाउंट में हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व अगर होता तो क्रेडिट करते, लेकिन फिलहाल पूरा ट्रायल में देखा मैंने शायद नहीं है स्टॉक रिजर्व कहीं। ठीक है, नहीं है, होता तो हम करते। और प्रोविजन 300 इज टू बी मेड, तो 300 का प्रोविजन बनाना है, तो स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग यहां आ जाएगा एक बार 300,
रुपीज में दिया है, देख लो आप। और दूसरी बार कहा जाएगा बैलेंस शीट में आप जब बनाओगे तो स्टॉक में से क्या कर देना, माइनस, यानी इसकी एंट्री क्या हो जाती है, इसकी एंट्री ये हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्लियर, ये भी कोई नई बात नहीं है। तीसरा एडजस्टमेंट, थर्ड नंबर एडजस्टमेंट मैंने बता दिया आपको। इसका एक इफेक्ट तो हम कहां दे चुके हैं, ब्रांच अकाउंट में। दूसरा इफेक्ट कैश इन ट्रांजिट, आप बैलेंस शीट में लिख दोगे डायरेक्ट। कितने रुपए से लिख दोगे, 1990 से, है ना। तीसरा फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट डेटर्स वाला, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, इसलिए आपको डबल से कंसिडर नहीं करना। उसका डबल इफेक्ट हम दे चुके हैं, एचओ के अकाउंट में भी दे चुके हैं और डेटर अकाउंट में भी, तो ये इफेक्ट कुछ भी नहीं देगा हमको, कुछ भी नहीं करना आपको इसका। फिर फिफ्थ नंबर पॉइंट, बस एक ये पॉइंट बचा है, प्रोविजन इज टू बी मेड, हैज टू बी मेड फॉर कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग एक्सचेंज गेन। एक्सक्लूडिंग एक्सचेंज गेन, वैसे एक्सचेंज गेन आप कहां लिखते, तो इंटीग्रेटेड अकाउंट में, इंटीग्रेटेड फॉरेन ब्रांच में ये पीएनएल में ही आता। क्रेडिट है तो क्रेडिट, डेबिट है तो डेबिट, ठीक। तो ब्रांच का प्रॉफिट बढ़ जाएगा 1995 रुपए से, लेकिन आपको कमीशन जो निकालना है ब्रांच मैनेजर का, वो आप 1995 रुपए छोड़ के और उसके पहले जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर 5/105 करेंगे। 105 क्यों, क्योंकि लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसके डबल इफेक्ट क्या होगा, इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री ये होगी, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करोगे, इसकी एंट्री तो ब्रांच मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। तो ये वाला फिगर आप पहुंचा दोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस। उस क्वेश्चन में हमने एमडी का कमीशन दिया था, इसलिए एमडी का कमीशन हमने यहां जनरल पीएनएल से निकाला था, क्योंकि हमने यहां दोनों प्रॉफिट लिखने के बाद एमडी पूरी कंपनी को मैनेज करता है, इसलिए सारे एचओ को, ब्रांच को, सबके प्रॉफिट पे उसका अधिकार। लेकिन यहां तो क्लियर ब्रांच का है, तो ब्रांच के प्रॉफिट पे। और दूसरा इफेक्ट कहां आएगा, बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है। बस इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो आपको सिर्फ एक एडजस्टमेंट करना है बस मात्र। और आगे देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा, या हो सका तो इस वीडियो के साथ ही अटैच कर दूंगा आपको, तो आप उससे पूरा क्वेश्चन टैली कर लेना। यहां तक अपने फॉरेन ब्रांच भी कंप्लीट, यानी अब आप समझ लीजिए ब्रांच अकाउंट का लगभग बहुत सारे स्टेप हमारी पार हो गई। अब एक ही सबसे आईएमपी पार्ट बचता है, वो है स्टॉक डेटर मेथड। कौन सा, स्टॉक डेटर मेथड। तो मैं चाहता हूं आप यहां तक होमवर्क कंप्लीट कर लें। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट का पेंडिंग वर्क चल रहा है तो प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लें आप अच्छे से, क्योंकि आगे स्टॉक डेटर मेथड जो है उसमें थोड़ा सा आपको अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। मैं मानता हूं सभी क्वेश्चन में करते हो अप्लाई आप, लेकिन उस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा। याद करो डिपार्टमेंट चैप्टर में हमने आखिरी क्वेश्चन किया था मार्कअप वाला, अगर वो आप रिवाइज करके रखना तो बहुत ही अच्छा है। बस जैसा वो था वैसा ही यह स्टॉक डेटर मेथड होगी। मैंने वहां कहा भी था कि आपको ये वाला कंसेप्ट ब्रांच चैप्टर में ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो यहां तक आप फॉरेन ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, फाइनल अकाउंट मेथड, डेटर मेथड, ये सारी चीजें आप कंप्लीट करके रख लें। स्टडी मटेरियल में भी अगर आपके क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन तो लगभग अपने हो गए, क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज में तो वो भी कर लें। बस स्टॉक डेटर मेथड के क्वेश्चन बाकी रहेंगे, तो हम बहुत जल्दी इस चैप्टर को खत्म करेंगे। बहुत वीडियो हो गए, मैंने कहा था बहुत बड़ा चैप्टर है, वैसे भी है। अभी भी स्टॉक डेटर मेथड में भी लगभग सभी क्वेश्चन नोट्स के मुझे ही करवाना पड़ेंगे, तो आप यहां तक पेंडिंग वर्क कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।